हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर आज का पढ़ाने जा रहे हो, तो आज हम लोग सिपाही की माँ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको, आप सभी को, ठीक है, इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे ढेर सारा प्यार। ठीक है, तो सिपाही की माँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबको पता है कि भैया हम जो वीडियो बनाते हैं या फिर हम जो वीडियो लाते हैं उसमें एक एक वीडियो में सब काम हो जाता है। मतलब एक एक वीडियो में तीनों काम हो जाता है। तीनों काम बोलने का मतलब कि पहला तो आपको कहानी का अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी का अर्थ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और साथ में आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। जो VVI सब्जेक्टिव है, जो इन चैप्टर का सब्जेक्टिव है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आपके सामने लाए गए हैं। पूरा कहानी का अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबको पता है भैया, जो पुराने स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उन सबको पता होगा कि सबसे पहले तो स्टार्ट कौन सी से करते हैं। बच्चे बोलेंगे मास्टर जय हिंद जय भारत बोल के स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, जय हिंद जय भारत बोल के तो अंतिम करते हैं। स्टार्ट कौन चीज़ से करते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो हिंदी है, हिंदी में स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय से। किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? लेखक परिचय से। तो लेखक परिचय से हमारा हिंदी स्टार्ट होता है। ठीक है, हिंदी स्टार्ट कहाँ से होता है भैया? लेखक परिचय से स्टार्ट होता है। हिंदी कहाँ से स्टार्ट होता है? लेखक परिचय से। तो बात अगर की जाए कि जो सिपाही की माँ है वो कौन लिखे थे, तो लेखक कौन थे इनके भैया? मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी लिखे हुए थे। क्या? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन लिखे हुए थे? तो मोहन राकेश जी लिखे हुए थे। सिपाही की माँ कौन लिखे हुए थे? मोहन राकेश जी लिखे हुए थे। ठीक है, फिर से बोलो। हाँ, मोहन राकेश लिखे हुए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? देखो, जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे इसे बता देंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। और इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था और 8 जनवरी 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान अगर पूछा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, पंजाब में उनका जन्म हुआ था। कहाँ भैया जन्म हुआ था? पंजाब। कहाँ जन्म हुआ था? पंजाब। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो पंजाब में उनका जन्म हुआ था। किनका? किनका? मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। और निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ठीक है, 72 था ना भाई? हाँ, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। तो जन्म स्थान कहाँ है भैया? जंडीवाला गली, अमृतसर, पंजाब में। बचपन का नाम उनका क्या था? मदन मोहन गुलगानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुलगानी उनके बचपन का नाम था। मतलब बचपन में उन्हें सब मदन मोहन गुलगानी गुलगानी बोलते थे। अगर बात की जाए कि उनकी माता जी का नाम क्या था और पिताजी का नाम क्या था, तो बच्चन कौर और करमचंद्र गुलगानी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात अगर उनके शिक्षा की जाए तो MA संस्कृत से लाहौर से किए थे। ठीक है, MA संस्कृत लाहौर से किए हुए थे। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से MA हिंदी से किए थे। ठीक है, तो ये सब इनकी शिक्षा की बात की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन। ठीक है, कृतियाँ इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृतियाँ इंपॉर्टेंट है। कृति इनकी इंपॉर्टेंट है। कृति के बारे में बोला जा सकता है कि इंसान के खंडहर किनकी रचना है? नए बादल। नए बादल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानवर और जानवर इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि जानवर और जानवर किनकी रचना है, तो बोलिएगा किनका है भैया? मोहन राकेश जी का। एक और जिंदगी किनका रचना है? तो मोहन राकेश जी का रचना है। फौलाद का आकाश वारिस, आषाढ़ का एक दिन, ये किनका रचना है भैया? मोहन राकेश का रचना। मोहन राकेश जी। न आने वाला कल भी किनका है भैया? मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या भैया? नए बादल। पूछा जाएगा कि नए बादल किनकी रचना है, तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? मोहन राकेश जी की रचना है। जानवर और जानवर किनकी रचना है, तो बोलिएगा मोहन राकेश जी की रचना है। एक और जिंदगी किनकी रचना है, तो मोहन राकेश जी का रचना है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ सावन भादव का एक दिन, ना आने वाला कल, ये सब किनकी रचना है? मोहन राकेश की। अब आते हैं कहानी में। अब यहाँ से होता है कहानी स्टार्ट और यहाँ से अब स्टार्ट होगा युद्ध, क्योंकि बात ही है भैया सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ है तो सिपाही तो कुछ ना कुछ इसमें कांड करवे करेंगे। तो अब सिपाही क्या क्या करते हैं वो सब आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल। आपका जब क्लास रहता है तो हमारा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाता है। हम कहीं नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ नहीं सोचते हैं। बोले हाँ बेटा तुम कितने अच्छे हो, पता है मेरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिपाही की माँ एक एकांकी है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सिपाही की माँ क्या है, तो एकांकी है। ठीक है, ये मतलब नाटक का एकांक है जिसके एकांकीकार मोहन राकेश है। मतलब ये मोहन राकेश द्वारा ये लिखा गया हुआ है। यह एकांकी मोहन राकेश की एक पुस्तक अंडे के छिलके से लिया गया हुआ है। कहाँ से लिया गया हुआ है? अंडे के छिलके। कहाँ से लिया गया हुआ है? अंडे के छिलके से लिया गया हुआ है। यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय के आधार पर बनाकर लिखी गई हुई है। इस एकांकी में 2 दृश्य है। इस एकांकी पाठ में सिपाही की माँ के भावनाओं को बताया गया है। इस पाठ में
एक माँ जिनका नाम विष्णी होता है, ठीक है। पूछा जाए कि सिपाही की माँ का नाम क्या था, तो विष्णी। देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, लाल पियर हरियर, ठीक है, मतलब ब्लैक जो कर रहे हैं, ये क्या है भैया, ये का ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। विष्णी किनका नाम था, किनका नाम विष्णी था, सिपाही की माँ का नाम था। सिपाही की माँ का नाम क्या था, विष्णी। विष्णी की बेटी का नाम क्या था, मुन्नी, ठीक है। बेटी का नाम क्या था, मुन्नी, या फिर सिपाही की बहन का नाम क्या था, मुन्नी, ठीक है। और उनके बेटे का नाम जो सिपाही था उनका नाम क्या था, मानक। तो देखिए मानक क्या है, सिपाही है। मानक की माँ क्या है भैया, विष्णी है। और मानक की बहन क्या है भैया, मुन्नी है, ठीक है। तीन को काम यहाँ पे हो रहा है। इस एकांकी में विष्णी ने अपने समाज को बहुत अच्छे संदेश देती है। एक सच्चे तथा ईमानदार देशभक्त की माँ होने के साथ साथ वह मुश्किलों का सामना किया करती है और वह अपने परिवार का पालन पोषण करती है। विष्णी का बेटा मानक वह अपनी बहन की शादी के पैसे के लिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि विष्णी का बेटा मानक वह अपने बहन की शादी के पैसे के लिए बर्मा की लड़ाई में फौज बनकर लड़ने जाता है। पूछा जाएगा कि कहाँ की लड़ाई, तो बर्मा की लड़ाई। तो बर्मा की लड़ाई में फौज बनकर लड़ने गया। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से जापान से लड़ने गया था। भारत की ओर से किसके लिए लड़ा, जापान से लड़ने गया था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, भारत की ओर से जापान के लिए लड़ने गया था। मानक अपने परिवार का इकलौता बेटा था, अपनी बहन का इकलौता भाई था, ठीक है। उसी पर सारी आशाएं टिकी हुई थी, सारी जिम्मेदारी होता है ना भाई, वो कोई घर का एक भाई रहता है तो उसी के ऊपर सब कुछ जिम्मेदारी टिकी हुई रहती है, ठीक है। तो विष्णु की पड़ोसिन कुंती थी। कुंती कौन थी, पड़ोसिन थी। कुंती कौन थी, पड़ोसिन थी। कुंती कौन थी, पड़ोसिन थी। जब मानक युद्ध में चला जाता है तो हमेशा उसकी माँ विष्णु अपने बेटे के बारे में ही सोचते रहती है, कहीं मेरा बेटा युद्ध में मारा तो नहीं गया है। क्योंकि पहले जब युद्ध वगैरह होता था पता ही नहीं चलता। अब थोड़ी है कि कॉल वगैरह पर आपको बता दिया जाए, कॉल करके अरे देखो ना यहाँ ये हो गया है, तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले जब तक घर पे ना कुछ आए तब पता ही नहीं चलता था, ठीक है। घर पे आने के बाद पता चला कि अच्छा कहानी खत्म है। तो कुंती मानक के युद्ध में जाने पर संतोष दिलाती है। वे कहती है कि विष्णु, मुन्नी बिटिया तो अब सियानी हो गई है, कोई अच्छा सा घर देखकर उसके हाथ पीला कर दो। तो विष्णु कहती है कि मानक को तो आने दीजिए, उसके बाद मैं ऐसा करता। होता है ना कि पड़ोसी में बोला जाता है ना कि हाँ भाई आपकी बेटी का शादी अब कर देना चाहिए। पड़ोसी नहीं बोल दिया जाता कि आपकी बेटी का शादी कर देना चाहिए, तो बोला जाता है ना कि हाँ कि चलो ठीक है, कि इनके भैया इनके पापा जब आ रहे हैं बाहर से तो हम ये काम कर देते हैं, मतलब यहाँ नहीं है तो ये काम हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो सेम वहाँ पे इस कहानी में हो रहा है कि वो जो विष्णु है वो बोल रही है कि मेरा बेटा जब आएगा युद्ध से तो घर लौट कर आएगा तब हम उसकी शादी कर देंगे। और वो पता है मानक ना कमाने या कमाना ही बोल सकते हैं ना उसको, युद्ध में रुपया के लिए गया था क्योंकि उनको की उसकी बहन का शादी करना था। दो लड़कियां बड़मा से आती है, ठीक है, शहर की ओर। वह बिस्नी के गांव में आती है। दो लड़की कहाँ से आती है भैया, बर्मा से, मतलब जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहां से दो लड़की भाग के आती है, कहाँ, बिस्नी के गांव में। वह वहां के लोगों से कहती है कि बर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुका है। वो बोलती है कि बर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुका है, वो बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो गई हुई है। वह दोनों लड़ाइयाँ 13 दिन जंगल के रास्ते पैदल चलकर अपनी जान बचाने के लिए बिस्नी के गांव आई है। कौन, वो दोनों लड़कियां, मतलब वहां जब लड़ाई हो रही थी तो वो लड़ाई बहुत भयानक लड़ाई हो रही थी, इसलिए क्या किया था कि जंगल के रास्ता से 13 दिन बाद विष्णु के गांव में पहुंची। उसके घर चावल दाल मांगने के लिए गई थी। कौन, दोनों लड़कियां। कहाँ की लड़कियां थी, बर्मा की लड़कियां थी। कुंती बोलती है कि इन लड़कियों का लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, ये सब हमको ठीक नहीं लग रहा है। होता है ऐसा, तुम अपने किसी दोस्त को घर पे लेके आओ ना, तुम अपने किसी दोस्त के घर पे लेके आओ ना, तुम्हारे पापा तुरंत स्कैन कर देंगे, देखो ये ना फ्रॉड है, 2 नंबर है, छुछुनर है, ऐसा होता है। तुम बोलोगे ना पापा नहीं ऐसा मत बोलिए, अरे हमको पता है रे। तो इस पर दोनों लड़कियां बोली, आप लोगों तो यहाँ ठीक ठाक रह लेते हैं, मतलब आप लोग यहाँ ठीक ठाक रह लेते हैं, लेकिन जहां से हम लोग जान बचा कर आए हैं रोज गोलियां से लोग मरते हैं, रोज खून वहां बह रहे हैं, ठीक है। लड़ाई से बेवजह मुल्क तबाह हो रहा है और वहां के फौज के अलावा बहुत लोग मर रहे हैं। ये बात कौन बोल रही थी, दोनों लड़कियां। किसे बोल रही थी भैया, बिस्नी के गांव में आकर बिस्नी के दरवाजा पर खड़ा होकर उसे चावल डाल रही और उसी को ये चीज समझा रही कि देखो ऐसा ऐसा वाला बात है कि वहां बड़ा भयंकर लड़ाई हो रहा है और बहुत खून पसीना बह रहा है एकदम, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सिपाही एकदम मर रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डरा दी किसको भैया, विष्णु को। ये कौन, दोनों लड़कियां। दोनों लड़कियां कौन थी, दोनों लड़कियां वो लड़कियां थी जो कि बर्मा से भाग के आई हुई थी, कहाँ से, जंगल के रास्ते में, ठीक है। ध्यान से सुनो, दोनों लड़कियां कौन थी, कौन थी, बोलो कौन थी। तो दोनों लड़कियां वर्मा की रहने वाली थी। जब वर्मा में लड़ाई छिड़ी तो दोनों लड़कियां जंगल के रास्ते विष्णु के गांव में आ गई और वो विष्णु के घर पे चावल दाल मांगने की गई थी और विष्णु को या फिर गांव के लोगों को बता रही थी कि वर्मा में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, वहां के लोग मारे जा रहे हैं, बहुत लोग, पूरा मुल्क तबाह हो रहा है। ये कौन बोली थी, दोनों लड़कियां बोली थी। मुन्नी अपने माँ से बोली कि माँ,
इनके मुल्क में रोज लड़ाई होती है। तो माँ के कहने पर मुन्नी के उन दोनों लड़कियों से पूछा कि वर्मा तुम्हारे मुल्क से कितनी दूर है। लड़की बोली मेरे मुल्क का नाम ही वर्मा है। बच्चे बोलेंगे मास्टर भाषण दे रहे होगा। इसके बाद ठीक है, वाली रात में सपने में विष्णु में दिखाई देती है। ठीक है, सपने में विष्णु को मानक दिखाई देती है, मतलब जब सोते विष्णु सोई हुई रहती है तो सपना में इनको ना मानक दिखाई देती है, मतलब सपना एक आता है जिसमें इनको मानक दिखाई देती है और वह उसे बातचीत करती है। कौन भैया? विष्णु, जो कि मानक की मम्मी थी। और मानक बहुत बुरी तरह से घायल है, वह बताता है। ठीक है, ये कब का बात है? जब सपना में देख रही होती है, विष्णु देख रही होती है, रियलिटी नहीं है, सपना में विष्णु देख रही है। दुश्मन, ये सपना में कौन देख रही है? विष्णु देख रही है माना की माँ की बहुत भयंकर तरीका से उसका बेटा जो है वो घायल है। दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। विष्णु कहती है मानक मानक, कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है। दूर आंधी चल रही है। वह घबराकर बोलती है तुम सचमुच मानक ही हो ना? न बाहर की किसी की आवाज सुनाई, माँ को सुनाई देती है। मतलब ये सब आवाज किसी को नहीं सुनाई देती, सिर्फ माँ को सुनाई देती है। ठीक है, विष्णु चारपाई से उठ जाती है। वह घबराकर बोलती तो सच में मानक ही है। तू मानक कहाँ है बेटा? मानक बोलता है मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है। ठीक है, ये एक तरीका से एक नाटक टाइप का हो रहा है ना, मतलब नाटक में ऐसा ही नहीं होता है कि मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। विष्णु बोलती है तेरा कौन दुश्मन है? मानक बोला मैं उसे बहुत गोलियां मारी है। ठीक है, मगर वह मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। उसने सारा शरीर, मतलब उसका पूरा शरीर जख्म से भरा चुका है। विष्णु बोलती उठकर चारपाई पर बैठकर दूध लाती हूँ। मानक बोला दूध नहीं पानी चाहिए। मानक क्या बोलता है कि दूध नहीं पानी चाहिए, वह अभी यहाँ आ जाएगा, देख माँ वह आ गया। ये क्या हो रहा है? मतलब एक तरीके से नाटक टाइप का हो रहा है कि हाँ कि मुन्नी बोले कि विष्णु के पास कौन है भैया? मानक। और मानक बोल रहा है कि देखो माँ वो हमें मार देगा माँ, हमने उसे बहुत गोलियां मारी है और वो जिंदा बचा हुआ है अभी भी, वो अभी भी नहीं मरा हुआ है, वो मेरा पीछा कर रहा है और वो आ जाएगा, हमें मार देगा माँ। और वो आ गया। तभी वहां एक सिपाही आता है और उसे मरा हुआ बताता है। ठीक है, यह सुनकर विष्णु और घबरा जाती है। वह सिपाही बोला तुझे नहीं दिखाई देता यह मरा हुआ है? मानक बोला नहीं माँ, मैं मरा नहीं हूं, मैं हिल डोल सकता हूँ। ये मतलब नाटक टाइप का है, नाटक ही हो सकता है ये, शुरू में बोला था नाटक है। सिपाही बोला तू इसे बचाया क्यों चाहता है? मतलब सिपाही बोला कि तू इसे बचाना क्यों चाहता है, तू क्या लगती है इसका? विष्णु बोली मैं माँ हूँ। ये सिपाही बोल रहा है, सिपाही बोल रहा है किसे? विष्णु से बोला कि तू इसे क्यों बचाना चाहती है, ये कौन लगता है तेरा, कौन है ये? तो विष्णु बोली कि मैं माँ हूँ। ठीक है, सिपाही ने विष्णु से बोला कि यह इंसान नहीं जानवर है। सिपाही किससे बोलता है? विष्णु से बोला कि ये जो मानक जो है ना, मानक तुम्हारा बेटा, वो इंसान नहीं है, जानवर है। क्या तू नहीं जानती इसके कितने सिपाहियों की जान ली है? मतलब ये कौन बोल रहा है भैया? सिपाही बोल रहा है। किसे बोल रहा है? सिपाही बोल रहा है किसे? उनकी माँ को बोल रहा है कि ये जानवर है, तुम्हें पता नहीं कि ये कितने आदमी का जान लिया हुआ है। लेकिन विष्णु विश्वास नहीं करती है। विष्णु जो है वो विश्वास इस बात पे नहीं करती कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। सिपाही की बात को, और सिपाही मानक को मारने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए एकदम बेचैन थे कि लग रहा था कि दोनों को मारिए देंगे। तभी विष्णु मानक को चिल्लाते हुए कहती है रुकने के लिए। इसी बीच जो होता है कि वो मुन्नी विष्णु को जगाते हुए कहती है कि तू रोज भैया के सपने देखती है, जबकि मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया जल्दी आएंगे। विष्णु मुन्नी की माथा चूमकर सो जाने, मतलब सोने चली जाती है। ये क्या है? सपना में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सपना में चल रहा है। कौन सपना देख रहा है भैया? विष्णु देख रही है। अतः सेना एक दूसरे के दुश्मन होते हैं क्योंकि वो अपने देश के प्रति प्रतिनिधित्व, ठीक है, वो होता है भाई। जो भी इंडियन आर्मी की अगर बात की ली जाए तो देखते हो कि एकदम अपने देश के लिए कुछ भी को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे के दुश्मन समझते हैं, इसलिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इस प्रकार इस नाटक में माँ की भावना को दर्शाया गया है। ठीक है, देखो जो भी हो, इंडियन आर्मी हो या फिर कुछ भी हो, तो जो भी होता है ना, जिस देश का आर्मी होता है उसके लिए उसके देश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, वो अपने देश के अलावा कुछ देखेगा नहीं, उसको लगता है जो है सो मेरा देश है और होना भी चाहिए। ठीक है, इसलिए तो फेमस है इतना, इंडियन आर्मी हो या फिर कोई भी आर्मी हो, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस इंडियन आर्मी है। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस इंडियन आर्मी। क्या बात है इंडियन आर्मी में। उसके सामने दुश्मन कोई भी रहे एकदम अगर ई मिल जाए सामने तब तो एकदम कुत्ता बना देता है इसको। ठीक है, कुत्ता बना के बैठता है। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? तो सब बोलेगा भैया मोहन राकेश जी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुलगानी, कृष्ण मोहन गुलगानी, राधा कृष्ण गुलगानी या फिर रामकृष्ण गुलगानी? तो मदन मोहन गुलगानी इनके बचपन का नाम था। किनका भैया? मोहन राकेश के बचपन का नाम। मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, सबको पता है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था?
जड़ी वाला गली, ठीक है, जड़ी वाला गली में हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो सब बोलेगा भैया 8 जनवरी को 1925 ईस्वी को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके अनुसार करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मदन मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ था? तो 3 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 3 दिसंबर को 1972 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी लेखक परिचय का क्वेश्चन है। मोहन राकेश रचित नाटक क्या है? उत्तर प्रियदर्शी ना, पहला राजा ना, सत्य हरिचंद्र ना, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना भैया? मोदन मोहन बोल रहे हैं भैया, हाँ मोहन राकेश की। मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताएं। आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल सही है। पैर तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्याय ये भी है। सॉरी आषाढ़ का एकांकी पूछ रहे हैं ना, एकांकी ये है। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी ये है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। हम क्या बता रहे थे? एकांकी, सॉरी। मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखे। इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, उपयुक्त सभी, इसमें सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी चट्टान तक नामक जो यात्रा वृतांत किसने लिखा है? गजब गजब वर्ड यही होता है, इसलिए बोला जाता है कि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का क्लास बहुत हल्का होता है, ऐसा ऐसा वर्ड देता है हिंदी में कि समझ नहीं आता है। तो आखिरी चट्टान तक किनका है भैया? मोहन राकेश जी का। आखिरी चट्टान तक किनका रचना भैया? मोहन राकेश जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब रहल बानी, ठीक बा। मोहन राकेश द्वारा पुस्तक का नाम क्या है? कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो औरत का चेहरा, अभिज्ञानशाकुंतलम का वर्ड लिखा गया हुआ है। इसका ऑप्शन आई थिंक डी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये सब कुछ वो नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं, चलो छोड़ो। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई हुई है? तो सब बोलेगा भैया अंडे के छिलके से लिया गया हुआ, ठीक है। कहाँ से लिया गया? अंडे के छिलके से। अब देखो इससे पहले का क्वेश्चन छोड़ दिया था, केकरो माइंड में चला कि मास्टर छोड़ के पढ़ा रहे हो, अरे नहीं है इंपॉर्टेंट। किस पार्ट से उद्धृत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये कहाँ से लिया गया? सिपाही की माँ से लिया गया, ये सिपाही की माँ से लिया गया हुआ है, ठीक है। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ठीक है। कहाँ से लिया गया? सिपाही की माँ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आप सब्जेक्टिव पे आते हैं। देखो इसके जो इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है, ओनली वीवीआई सब्जेक्टिव आपके आंखों के सामने लाए गए होंगे, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं? वे डाकिये की राह क्यों देख रहे होते हैं? अरे यार तुम पूछे हो कि बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा है? किसकी प्रतीक्षा है? अच्छा अच्छा, माने की प्रतीक्षा है ना। तो बिस्नी को अपने सिपाही, ठीक है, पुत्र, और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है, ठीक है। राह चिट्ठी के लिए देखी जाती है कि भैया हमारी चिट्ठी कोई लिखेंगे, ठीक, और बताएंगे कि हम अब आ रहे हैं, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिस्नी अपने परिवार का स्थिति देखते हुए, ठीक, अपनी बहन की शादी करनी होती है, मानक की बहन की शादी करनी हुई होती है, इसी कारण बिस्नी जो होते हैं वो मानक को लड़ाई में भेजना चाहती है और भेजती भी है, ठीक है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? भाई किस देश के लिए मारना चाहते हैं, ठीक है, अपने देश के लिए, अपने दुश्मन को नहीं छोड़ सकते वो सब। दोनों लड़कियां कौन थी? तो दोनों लड़कियां बर्मा की लड़कियां थी, जो कि जंगल के रास्ते भाग के आई हुई थी बिस्नी के गांव में, मतलब माना के गांव में, और बोल रही थी कि बर्मा में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, हमको चावल दाल दे तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये दोनों लड़कियां यही थी, ठीक है। मुझे बोलेंगे मास्टर बहुत मजाक करते हो, बहुत मजाक करते हो, तो ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव भी आपका हुआ कंप्लीट। जो 4 को सब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, ठीक है। इस सब्जेक्टिव को आपको देख लेना है, और जो ऑब्जेक्टिव ऊपर कराए गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों बोलेंगे मास्टर कलर चेंज कर दो ना, खाली इसी कलर से लिखते हो। देखो ये इंपॉर्टेंट है, और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे के माइंड में चलेगा मास्टर बहुत कम ऑब्जेक्टिव लाया हो आज। हाँ आज बहुत कम ऑब्जेक्टिव लाया गया। सब्जेक्टिव चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव है ना, चारों सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है सब। ये वीवीआई सब बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सब पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सभी कुछ देख लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाई देखो ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए, सब्जेक्टिव भी पढ़ लिए, हाँ सब्जेक्टिव भी पढ़ लिए,
और अर्थ भी समझ गए, ठीक है, मतलब लगभग कहानी का अर्थ समझ गए। और पूरा गहराई से किसी को और इससे भी ज्यादा गहराई में जाना है ना, अंतिम के टाइम में नहीं जाना चाहिए उतना गहराई में, लेकिन इससे ज्यादा आपको डीप में जाना है तो आपको मैं यही बोलूंगा कि बुकबा उठाइए और एकदम रामायण महाभारत की तरफ पढ़ जाइए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं। तो चलो सिपाही की माँ भी हुआ खत्म, ठीक है। तो जो जो ऐसा ऐसा किया गया हुआ है ना, समझ जाना कि इंपॉर्टेंट वाला है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे होंगे या फिर पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट में सबको बताया कि मास्टर लास्ट में क्या बार बार बोल रहा हूँ कि देखो भाई, हो सकता है बहुतों को लग रहा होगा कि मास्टर ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ाए हो, बहुत कुछ स्किप करके पढ़ाए हो, तो हो सकता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि देखो पढ़ते हैं उतना ही जितना से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हालांकि इससे कुछ ज्ञान वान होने वाला नहीं, हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, ये सब लैंग्वेज है, ठीक है, कहानी है, इससे क्या ज्ञान हो रहा है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट नहीं, ऑल दी वेरी वाला बेस्ट, ठीक है। देखो किसी को ना हैप्पी बर्थडे मत बोलो, देखो हैप्पी बर्थडे सब बोलता है ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं पता है क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ किसी को ना हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे। और इसको इतना लोग कॉपी करने लगे कि क्या ही बताऊं, ठीक है। और बहुत बोलने लगे हैप्पी वाला बर्थडे, और बोलने में अच्छा भी लगता है कि भाई हैप्पी वाला बर्थडे, ठीक है, हैप्पी वाला बर्थडे, सबको अच्छा लगता है ये सब बोलने में, हैप्पी वाला बर्थडे। तो ऑल दी वेरी वाला बेस्ट। तो प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारे बहनों, केटी भैया की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार। तो लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।